नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले भाग में हम सवाल नंबर 15 तक पूरे के पूरे आपको बता चुके हैं। अब इस वीडियो में सवाल नंबर 16 से बताना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 16वां सवाल क्या कहता है। और हाँ, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आए और आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सवाल देखो, कहता है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और बेलन, दो अर्धगोले, एक बेलन और शंकु। तो सबसे पहले कई विद्यार्थियों को तो सुराही पता ही नहीं होगी, तो उनको मैं सबसे पहले सुराही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सुराही, सुराही का ये निचला भाग जो है यहाँ से ये कैसा है, ये गोला है, गोला है ना, और ये ऊपर वाला भाग ये बेलन के आकार का है। ठीक, तो ये इसमें बेलन और गोले वाला ऑप्शन कौन सा हमें पहला दे रखे हैं, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे। यहाँ पर जो 17वां सवाल है वो क्या कहता है, कह रहे 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। माध्य पूछ दिया है। ठीक, तो इसको हम पहले तो आपको एक बिल्कुल शॉर्ट विधि से बताएंगे सवाल। ठीक, तो सबसे 1 से 10 तक की पहले तो संख्या में लिखना जरूरी है। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या कौन होंगी? एक तो 1 हो जाएगी हमारी, दूसरी 3 हो जाएगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी और तब ये 9 होगी। ये विषम संख्याएं हो गई। अब इनका समांतर माध्य पूछा है। देखो माध्य कहे, चाहे माध्य कहे या कहे समांतर माध्य, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट विधि से आपको सवाल बताते हैं। तो ये संक्षिप्त विधि है। संक्षिप्त विधि में होता देखो क्या है, जब पदों के बीच का अंतर केवल एक हो तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य बराबर सूत्र लगा सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारा क्या 1 है और प्लस अंतिम पद कितना है 9 और पूरे के बटे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 9 1 10, 10 बटे 2, 10 से 2 2 5 10 यानी 5 आ गया। ठीक, अब द्वितीय विधि देखेंगे जो कि हम अमूमन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं द्वितीय विधि। अब देखो ये होता क्या है, सूत्र में हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, ये सूत्र होता है। इसी में अब हम रख देंगे मान। तो देखो यहाँ पर पद हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और अपान में कर देंगे पदों की संख्या कितनी है भाई, 1 2 3 4 5, 5 रखेंगे। अब इन सबको ऐड करें। ठीक, 8 9 16, 16 5 21 और 3 24 1 25, यानी ये हो गए 25/5, 5 कम 5 पचम 25। तो भी ये हमारा समांतर माध्य जो आया वो 5 ही आया और 5 ही ऑप्शन में हमें दे रखे हैं, ऑप्शन डी में। तो डी हमारा सही हो जाएगा। आशा है दोनों विधियों से जब भी 1 नंबर का सवाल हो आप इसी विधि से पहले से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, चलो आगे देखेंगे। अब देखो 18वां नंबर जो है उसमें क्या कहता है। 18वां देखो यहाँ कह रहा है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले ये आंकड़े हम लिख लेते हैं। ठीक है, आंकड़े। अब सबसे पहले आंकड़ों को देखो, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में ही लिखे हैं तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 13 15 16 17 19 और ये 20 आरोही क्रम में ही है। अब पद गिन लेते हैं, पदों की संख्या को हम n कहेंगे। ठीक, तो n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। और ये कैसे हैं, ये हमारी पदों की संख्या आ गई सम। तो सम के लिए अलग सूत्र होता है, विषम के लिए अलग सूत्र होता है। तो हम लगा देंगे माध्यिका बराबर, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है
1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये सूत्र होता है जब पदों की संख्या सम हो तब माध्यिका बराबर। ठीक, तो यहाँ से 1/2 ये ऑलरेडी चलेगा। इन कितना अच्छा है, तो हम यहाँ 6/2 और ये हिंदी में वां पद जरूर लिखेंगे, प्लस यहाँ से भी 6/2 प्लस 1 वां पद। ठीक, हम यहाँ हल करके आपको पूरा दिखा, 2 3 6 और 2 3 6, तो ये आ गया 1/2 यानी 3वां पद प्लस 3 और 1 ये 4 आ जाएगा। ठीक, वां पद। तो अब देखो 3वां पद यानी तीसरा पद कौन सा है, अब आरोही क्रम में ही हम देखेंगे तो 1 2 3 ये है 16 प्लस, हालांकि 1/2 आगे चल रहा है तो चलेगा, और चौथा पद है 17 तो 17 आ जाएगा। तो ये 16 और 17 हो गए 33 और बटे में 2 चल रहा है, 1/2 मतलब बटे 2। अब ये देखो किस में दे रखे हैं, ये सी ऑप्शन सही है, यह इसका आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ 19वां नंबर क्या कहता है, कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो जब भी ऐसा सवाल हो, हमें कुछ प्रेक्षण दे दिए हों, है ना, उनमें माध्य तथा बहुलक या माध्यिका इनमें से किसी भी दो चीजों, कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। बस उसके लिए एक हमें सूत्र याद रखना होगा, वो सूत्र ये होता है, हम आपको लिखे देते हैं। तो ये देखो सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो इसी सूत्र में बस हम मान रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो हमें बहुलक दे रखा है 45, तो यहाँ रख देंगे 45 बराबर 3 गुणा माध्यिका, तो ज्ञात ही करना है, तो माध्यिका को एज इट इज लिख लेंगे, है ना, माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का विमान में दे रखा है 27 तो 27। ठीक, तो ये आ जाएगा 45 बराबर 3 माध्यिका, ठीक, माइनस 27 दूना 54। अब 54 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 45 और प्लस का 54। ठीक, और ठीक है इसको बाद में ही लाएंगे, बराबर इधर क्या बचेगा 3 माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना ही तो इधर रहेगा। तो अब 45 54 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 99 बराबर, ठीक, माध्यिका को इसके बटे सीधे भेज दो, तो बटे 3 बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माध्यिका। अच्छा कोई बात यहाँ पर डाउट हो तो बता देना, क्योंकि माध्यिका इधर गुणा में तो पक्षांतर करके इधर लाएंगे 3, तो बटे में ही तो आएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, यानी यहाँ से माध्यिका जो आई हमारी, माध्यिका बराबर वो आ गया 33, और 33 देखो ऑप्शन बी में दे रखे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा समझ में आया होगा। अब देखो अगला जो नंबर है 20वां, ये कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो हम यहाँ पर क्या सबसे पहले देखो लिखेंगे, जब पासे को एक बार फेंका जाता है, जब एक बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम जो है वो क्या हो सकते हैं, क्या आ सकते हैं, तो सबसे पहले ये लिख देंगे। तो कुल संभावित परिणाम ये हो सकते हैं, यानी पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये चीजें आ सकते हैं। जब ये आ सकते हैं तो कुल संभावित परिणाम हमारे कितने हुए, 6। ठीक, कुल परिणाम कितने हो गए, 6 आ गए। अतः हम कह सकते हैं कुल संभावित कुल परिणाम, तो वही हमने लिखा, अतः कुल परिणाम बराबर 6। जब कुल परिणाम 6 हो गए, अब इसमें सवाल में हमसे देखो क्या कहा, एक पासे को जब फेंके तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो 3 से छोटी संख्या कौन है, तो इसमें 3 से छोटी देखो, 5 एक बड़ी है 3 से विषम संख्या, 3 से छोटी केवल एक ही है जो 1 है ना।
तो 3 से छोटी विषम संख्या हम यहाँ लिख देंगे, तथा 3 से छोटी विषम संख्या बराबर केवल कितनी है, एक है, एक ही तो है 3 से छोटी। तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं अतः 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। इसी में अब हम बस मान रख देंगे। तो 3 से छोटी संख्या आने की विषम संख्या आने का कि अनुकूल परिणाम कितना है, केवल एक है, तो एक और कुल परिणाम टोटल निकल कर आइए 6, तो ये 1/6 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया हो। ठीक है, अब हम खंड बा पर पहुंचेंगे। तो खंड बा को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से हल करना होगा। ठीक है, तो जब भी हल करना स्टार्ट करें इस तरीके से आप डालें अथवा ना डालें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सजेगी, एग्जामिनर सोचेगा अच्छा लड़का पेपर देने वाला जो है अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे मार्क्स देगा। तो अब देखो खंड बा हमने इस तरीके से काले पेन से मोटे से डाल दिया। ठीक, इसके बाद आप जो भी सवाल अच्छे से आ रहा हो कॉपी की, क्योंकि वहीं से शुरुआत करोगे है ना, तो वो प्रश्न अच्छे से करिए पहले प्रश्न पर, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ आगे के सवाल आपके गलत भी हो जाएंगे तो वो फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले प्रश्न पर सवाल आपका अच्छा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ आपको पूरा बाकायदे एक एक सवाल हल करके बता रहे हैं, इसलिए पहला सवाल देखेंगे। और हाँ, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आए, पढ़ाने का तरीका समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब खंड बा में आप प्रश्न संख्या कैसे डालेंगे, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रश्न संख्या कैसे डालें। तो यहाँ बीच में आप डालेंगे इस तरीके से, जिससे कि प्रश्न जो जांच रहा है कॉपी उसकी नज़र ठीक ठाक पड़े और आपको अच्छा अंकन कर सके। अगर आप किनारे डाल देंगे तो वो तो कॉपी पाने में बन जाता है, वहाँ नज़र नहीं आएगा, और एग्जामिनर को कॉपी जांचने के रुपए मिलते हैं। जब उसे रुपए मिलते हैं तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, आपके नंबर जरूर काटेगा। तो यहाँ आप बीच में डालेंगे ना, तो इससे उसको समय कम लगेगा और आपको अच्छे अंकन भी करके चला जाएगा। आप भले चाहे फेल क्यों ना हो रहे हो, लेकिन पास कर देगा निश्चित तौर पर, ये समझिए। तो इन तरीकों को मेरे अपनाइए। ठीक, तो यहाँ हमने जैसे डाली प्रश्न संख्या 1। अब सवाल क्या है, 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है, सवाल है हमारा 3 × 5 × 7 और +7 सवाल लिखा। तो अब इसमें हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये गुणा में लिखे हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही पद है। तो एक पद है तो 7 इसमें भी मिला, 7 इसमें भी मिला, तो 7 हमें मिल जाएगा इससे कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 3 × 5 और प्लस के इधर से 7 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ देखो हमें पता चल गया, चूंकि 5 इसका एक गुणनखंड बन गया। जब 5 एक गुणनखंड बन गया तो इसका निश्चित तौर पर ये एक भाज्य संख्या होगी। तो ये चीज तो बस इतना लिखना था, इसलिए हमने लिख दिया संख्या। चूंकि संख्या का एक गुणनखंड 7 है, इसलिए ये संख्या 7 से भाज्य होगी। बात क्लियर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा। 1 का खा देखो यहाँ क्या कहता है, कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा प्लस इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। तो हमें जो सबसे पहले चीज दे दी गई, जैसे cot थीटा बराबर 7/8, तो यही चीज लिख लेते हैं। ठीक है, हल में लिख लेंगे cot थीटा बराबर 7/8 लिख लिया। अब बताओ cot थीटा बराबर 7/8 हमें दिया है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो सवाल है, सवाल को लिख लेते हैं। ठीक, हमें सवाल दे रखा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 -
cos थीटा। इतना सवाल हमें दे रखा है। अच्छा, अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होगी कि नहीं होगी? तो यही सूत्र हम यहाँ लगा सकते हैं। तो देखो a के स्थान पर जब a था तो a स्क्वायर हुआ, a के स्थान पर यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 लिख सकते हैं। माइनस b स्क्वायर आएगा, b के स्थान पर क्या है, साइन है दोनों में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान, यहाँ से भी सेम चीज है, a प्लस बी ये गुणा में लिखे, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे, कोई मायने नहीं रखता, ठीक। तो 1 के स्थान पर 1 ही है तो 1, और b के स्थान पर cos थीटा तो माइनस का ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से एक एक फिर सूत्र बन गए। सूत्र क्या होता है, देखो अगर यहाँ हम आपको एक सूत्र लिख करके दिखा रहे हैं, जितना तो सूत्र याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अब अगर पहले हम साइन को इधर भेज दें तो इधर cos बचेगा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन को इधर भेजा। अब एक बार cos को इधर भेज दें, इधर साइन रखते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो cos स्क्वायर थीटा को जब हमने का सूत्र इस तरीके से ये निकल कर आया, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 माइनस cos स्क्वायर निकल कर आया। तो यहाँ साइन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन के स्थान पर cos रख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा अपान ये 1 माइनस cos है तो ये साइन के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपान cos क्या होता है, ये होता है हमारा cos अपान साइन, ये होता है cot थीटा, और पूरे का स्क्वायर है यानी cot स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ cot थीटा का हमें मान पता है ऑलरेडी 7/8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और 8 64, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देख ठीक है, तो आप अच्छे से इस सवाल को समझ सकते हैं। अगला नंबर देखेंगे। अब अगला जो है सवाल वो करा, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, दो घन है, तो यहाँ पर हमने एक ये देखो चित्र बना लिया, ठीक, चित्र बना लिया। अब इसका आयतन टोटल हमें यानी कि वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू हम दिखा दे रहे हैं, दे रखा है हमें 64 घन सेंटीमीटर, ठीक, 64 है वॉल्यूम है टोटल। अब सवाल में ये चीज का है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाए तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस पहले हमें क्या करना होगा, इसका एक आयतन मतलब आयतन दे रखा है, इसकी विमा निकालेंगे कि विमा कितनी होगी। हमें घनाभ का आयतन घन का आयतन पता है, घन के आयतन का सूत्र लगा करके हम इसकी पहले भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दे रखा, हमने लिख, अब भुजा पता नहीं तो भुजा को मान लेंगे, पहला काम ये है, तो हम लिखेंगे माना भुजा बराबर, भुजा का है कि घन की है, तो भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है, a सेंटीमीटर, तो मतलब a ये भी हो गई, a ये भी हो गई, और a ये भी हो गई, यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे a सब हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर। अच्छा a ये हो, अब हमें घन का आयतन पता है, घन का आयतन का सूत्र लगा करके इसका वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, तो घन का आयतन में दे रखा है 64, तो 64 बराबर a क्यूब। अब 64 किसका घन होता है, 4 का, तो यहाँ से 4 बराबर a आ जाए तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर a, यानी a बराबर 4 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब 4 सेंटीमीटर ये एक भुजा आ गई a बराबर, बात क्लियर। तो अब 4 ये भी हो गई है, तो अब हम इसको दर्शा देते हैं, 4 ये भी है, 4 ये और 4 ये भी हो गई। अच्छा अब कहा है ये एक घन नहीं है, ऐसे ही दो घन है, ठीक, क्या दो घनों को जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन है, तो एक ऐसा ही घन हम और बना लेते हैं, ठीक। तो देखो ऐसे ही हमने एक घन ये और बना दिया, तो 4 जब ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की माप, तो 4 इसकी भी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, बात क्लियर। लेकिन जो ये 4 है
और 4 यह भी रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है यहाँ से यहाँ तक की, यानी इसकी जो परिवर्तन हुआ वो लंबाई में केवल आया, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक, तो अब प्राप्त घनाभ की जो हम है विमाएं लिख लेते हैं। अब घनाभ की प्राप्त घनाभ की विमा तो देखो विमा को लंबाई को एल लिखते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। बी होती है मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और एच होता है हाइट, हाइट भी 4 ही रहेगा। तो अब सवाल में क्या पूछा है, कह रहा है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर सूत्र होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का ये सूत्र होता है 2 × LB + BS + HL। अब चित्र से आप देख सकते हो दो इसमें लंबाई हो जाएंगी, एक इधर की एक उधर की, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई हो जाएंगे। ठीक, इसलिए 2 × LB + BS + HL ये किया जाता है। अब क्या करें, इसी में मान हम रख देते हैं। तो ये देखो यहाँ से करते हैं, आ जाएगा 2 × L का मान है ये 8 × B में 4 प्लस BH यानी 4 × 4 प्लस HL मतलब 4 × 8 ये रहेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौक 32। अब इनको ऐड कर लो, 32 दूना 64 और 16 80 यानी 80 और गुणा में इधर चला 2, तो 2 8 दूना 16 यानी 160। और ये आयतन है, आयतन की इकाई होती है वर्ग, तो इसका आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया हो। अब देखो प्रश्न संख्या 1 का गा क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात की, माध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक, समांतर माध्य कहे चाहे माध्य कहे, तो आपको एक ही चीज याद रखना है, समांतर माध्य। तो पहले मैं वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिए। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको इस तरीके से ना लिख करके सारणीबद्ध नीचे की ओर हमें लिख लेना। ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे ताकि समझ में आता रहे और पूरा सवाल भी हल हो जाए। ठीक, हमने लिखा मतलब वर्ग अंतराल। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे मध्यमान, और यहाँ भी हमने ये लगा दिया। ठीक, इसके बाद बारंबारता, यहाँ भी हमने ये लगा दिया। अब पहले इतनी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्ग अंतराल देखो जितने दे रखे हैं यही सब एज इट इज लिखते हैं। अब देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता जो सवाल में ही दे रखे हैं वो हमने लिख लिया। अब मध्यमान कैसे नहीं है, 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या आएगी 15, तो ये 15 हो गया मध्यमान इसका। फिर अब देखो सबके बीच का अंतर 10-10 है, तो 10 ऐड करते चले, 15 10 25 और 10 35 और 10 45 और 10 यहाँ से 55 और यहाँ से 65, मध्यमान भी निकालिए। अभी अगर मध्यमान और इनका गुणा कराएं तो हमें गुणा कराना काफ़ी कठिन पड़ेगा, तो कठिन ना पड़े इसलिए हम इसको और आसान कर दें, क्योंकि सवाल गुणे में ही ज़्यादा गलत होंगे। आप और आसान कर रहे हैं, बड़ा कर देंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे अगला कदम एक होता है डी बराबर। तो डी बराबर एक जो सूत्र होता है वो होता है हमारा x माइनस का a। अब यहाँ पर x क्या होंगे, x ये सारे के सारे जो हैं ये x मध्यमान ये सारे के सारे a होंगे। अब इसी में से हम एक बीच वाले पद को किसी को मान लेंगे a, जैसे 15 25 35 ऊपर से 1 2 3 नीचे से 1 2 3, तो ऊपर से या नीचे से जिससे चाहे उससे मान लेंगे हम, तो इसको a मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक अगली सारणी जो है वो d बराबर निकालें। तो पहला d देखो क्या आएगा, 15 में 35 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 20 बचेगा भाई। फिर 25 में 35 घटाओ तो ये माइनस का 10 बचेगा। फिर 35 में 35 से घटाओ तो 0 आ जाएगा। फिर 45 में 35 घटाओ तो ये 10 बचेगा प्लस का। फिर 55 में 35 घटाओ
तो ये 20 बचेगा और ये फिर इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा आकर के 30। ठीक, ये आ गए। अब ये अगली टेबल u बराबर हो गई। u देखो क्या होता है d/h, तो ये सारे के सारे d है। h मतलब होता है इन बीच, इनके जो आंकड़े दिए उनके बीच के अंतर। तो प्रत्येक बीच में कितना 10 का अंतर है, तो 10 का हम भाग करेंगे। तो 20 में 10 से भाग करो तो कितना आएगा, -2। 10 में 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, -1, फिर 0, 10 का भाग तो 1 प्लस का, फिर 10 में मतलब 20 में 10 का तो 2 और यहाँ 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर। अगली टेबल हम निकाल लेंगे f इंटू यू, यानी एफ यू, यानी ये जो बारंबारता है f किसको कहेंगे, f इस बारंबारता वाले कॉलम को f कहते हैं। तो f इंटू यू, तो जैसे 2 का 2 2 दूना 4, ये यानी -4, 7 का 1 में 7 एकम 7 यानी -7 आ गया। अब 12 का 0 में तो 0, अब 15 का 1 में तो 15 एकम 15, 8 दूना 16, 6 का 6 त्रिका 18। अब इसको, इस कॉलम को हम जोड़ लेंगे और इसको हम अब नाम देंगे सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़, टोटल। तो इन सबको जोड़ लो तो 7 4 11, यानी ये माइनस के 11 और प्लस के ये कितना है 6 5 11 11 8 19, यानी 49 आ गए। इसको 49 में 11 घटा दो तो बचा कितना 38, वो भी प्लस, तो ये आ जाएगा केवल 38। और बारंबारता वाले कॉलम को भी जोड़ लेंगे, इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर ये कितना आएगा टोटल, 7 2 9 12 9 21 15 36 8 42 6 36 8 44 और 6 50, यानी ये टोटल आ गया 50। अब देखो समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर। अब देखो यहाँ हमने a को लगा करके सवाल लगा रहे हैं, तो a करेंगे प्लस, फिर यहाँ h तक निकाला है तो सिग्मा एफ यू तक मान मतलब निकाला था, तो सिग्मा एफ यू आ जाएगा अपान सिग्मा एफ इंटू, जब u तक निकालेंगे तो उसमें h का यूज होता है तो इंटू h आ जाएगा। अगर h का हम यूज ना करते d तक निकालते तो यहाँ पर केवल आता एफ डी, यू ना होता। ठीक है, एफ डी बराबर सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, इसमें h की जरूरत हमें ना पड़ती, लेकिन हम और आसान करने के लिए इतना काम थोड़ा कर लिया था। तो ये a का मान है 35 प्लस सिग्मा एफ यू आया 38 अपान सिग्मा एफ का मान है 50 इंटू एच का मान है 10। 0 से 0 कटा, 5 का इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस 5 एकम 5 सत्ते 35 दशमलव, इधर कितना बचा 3 बचे तो दशमलव लगाया 1 0 5 का 30, तो 35 7 42, तो ये आ जाएगा 42 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो अगला जो सवाल है वो कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित मतलब काटता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति से सवाल है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक, अब हमें कहा A और ये B है, तो इसको A मान लिया, इसको मान लेते हैं B। अब A के निर्देशांक हमें दे रखा है -6, 10, -6, 10 और B के दे रखा है अब 3, -8, 3, -8। जी, अब कह रहा को किस निर्देशांक किस अनुपात में विभाजित करता है और कौन से बिंदु, वो बिंदु है -4, 6। तो ये है -4, 6, तो इनको हम मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु है P और इसके निर्देशांक है -4, 6। तो ये -4, 6 इनको किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं ये पूछा गया। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और ये
y1, इसको x2 और ये y2, और ये वाला जो है ये हो गया हमारा x, ठीक, और ये हो गया y, ठीक। अब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं m और n अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब देखो, जब सवाल में कह दे केवल विभाज्य किस अनुपात में विभाजित करता है, अंतापात ना कहे, तो हमें अंता वाला ही सूत्र लगा करके ही सवाल को हल करना होगा, यानी कि प्लस वाला। ये बात यहाँ तक क्लियर ये समझिए। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम चाहे x का लेकर निकाल लें चाहे y का, उत्तर आ जाएगा एक ही से, ठीक। तो हम मान लेते हैं दिए गए रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्णय p, बिंदु हमारा वो क्या है, P है जैसे, तो P x कामा y बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम चाहे ये x वाला ले लें चाहे y, बस m अनुपात n बस निकालना है, ठीक। तो हम यहाँ x बराबर ले लेते हैं, तो x का मान यहाँ पर कितना आएगा, -4, ठीक। तो यहाँ हम कर लेते हैं -4 बराबर m के स्थान पर m ही रहेगा इंटू x2, x2 के स्थान पर आएगा 3 प्लस n के स्थान पर n ही रहेगा इंटू x1, x1 का मान है -6 अपान ये m प्लस n, ये रहेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करें, m और n का तिर्यक गुणा करा दो, इसके बटे मतलब कुछ नहीं है, एक होगा, तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4m माइनस का 4n इज इक्वल टू इसका इधर तो 3m माइनस का 6n। तो m वाले पद एक तरफ n वाले एक तरफ, तो m को इधर ले आते हैं, तो ये इधर माइनस का 4m माइनस का 3m इधर आएगा, तो 3m बराबर ये 6n माइनस का है ऑलरेडी, हम लिख लेते हैं। बट यहाँ पर देखो एक हमने मिस्टेक क्या कर दी, ये भी तो माइनस का रहेगा ना, ठीक है, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक भी हुई है, जब यहाँ कितना लिखा है 4m और हमने केवल 2 लिख दिया, तो यहाँ माइनस का 4m आएगा, प्लस का इधर का ये प्लस का 4n होगा। तब यहाँ से 4 ना बच के कितना बचेगा, 6 में 4 गए, बचेगा माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से ये माइनस भी नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/7, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस अनुपात में, 2:7 में, तो हम कह सकते हैं 2:7 में विभाजित कर। अब देखो सवाल नंबर इसका 4 नंबर देखो यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। तो सवाल नंबर ये है, यहाँ पर हम पहले तो लिख लेंगे प्रश्न संख्या 1 का कौन सा नंबर है, 4, तो 1 का 4, ठीक। तो हमें अब यहाँ पर का x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यानी हम एक ये रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, 1 ने 3, 6 है, ये एक रेखाखंड बना है, और इस तरीके से a के b के निर्देशांक और ये बीच में p मान लिया, x, y निर्देशांक हो गए। तो यहाँ पर हमें मतलब ये करना है AP बराबर BP, ये निकाल लेना है और x y का संबंध आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमें क्लियर हो गई, तो हम लिख देते हैं चूंकि x y बिंदु A व B से समदूरस्थ है, चूंकि बिंदु P यानी x y बिंदु x, y बिंदुओं A, B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर BP होगा। अब लगा दो बीच की दूरी का सूत्र, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ये मान लिया। अब अच्छा देखो, जब हम AP निकालेंगे तो x1 y1 ये उसके लिए हुआ, और इसके लिए x2 y2 हम इसको कहेंगे, ठीक है, इसको AP के लिए x2 y2 क्या होगा,
ये वाला होगा। ठीक, हम पहले AP के लिए निकाल रहे x2 और इसको y2 कहेंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ध्यान देना, ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर। अब BP के लिए भी x2 y2 इसी को कह देते हैं, x1 y1 इसको कह लेंगे। ठीक है, तो बस इतना बदलना है। तो हम पहले ये वाला पद निकाल रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। ठीक, तो जाके समझ में आएगा। तो देखो x2 यहाँ पर क्या हमने माना, x माना, इसको रंग बदल, चलो इसको इसी रंग से लिखेंगे। x2 का मान है x, तो x माइनस x1 का मान है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2। तो यह तो इसको हम केवल अभी देखो यहाँ से जड़ से मिटा देते हैं, है ना। और ये इधर क्या चल रहा है, AP बराबर चल रहा है। x अब देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y है, तो y माइनस y2 है ना, माइनस y1 है 6, तो 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर x माइनस 3 का, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगे तो ये होता है a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab, 2 और a के स्थान पर x है, b के स्थान तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो सीधे हम 6 ही लिखेंगे, 6x। ठीक, प्लस का y2 यानी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 और माइनस का 2ab यानी 6 दूनी 12y ये आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट के भीतर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब 16 9 45। ठीक, तो ये माइनस का 6x लिख लो, चाहे माइनस का 6x माइनस के 12y और प्लस के 9 पन्ना 36 और 9 45, इतना ही ये हो गया। इसको हम चाहें तो हमने इतना, ये AP का बराबर आ गया। अब BP निकाल लो। ठीक, अब BP बराबर भी यही। अब देखो BP के लिए हम ऐसा करते हैं, ओहो रेखाखंड ही गए। अब देखो BP के लिए हम क्या करते हैं, ये भी हम इसको भी बदल के थोड़ा, देखो इसको x1 y1, ठीक, ये इसको x1 और इसको y1 मान लो, तो फिर इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब सूत्र देखो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी का वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ x2 के स्थान पर क्या है, x है, अंडर रूट x माइनस x1 का मान कितना है 3 है, 3 ये माइनस का और माइनस का सूत्र वाला हो गया प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के मान पर y ही है, अब माइनस y1 का मान अब यहाँ 4 है, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से देखो x प्लस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यानी दो सूत्र वाले 2 3 6 x हो जाएगा, प्लस यहाँ से x के स्थान पर क्या है y है, तो y स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पर 16 और माइनस का 2ab होता है, तो 4 दूना 8 y, इतना ये हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको थोड़ा देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब 16 9 25 प्लस के ये 25 माइनस के 6 नहीं प्लस का 6x माइनस के 8y, इतना हो गया है, ये आ गया BP बराबर। अब चूंकि ये क्या है AP बराबर BP है, समदूरस्थ है ना, तो ये चीज अब हम इधर दिखा देंगे। चूंकि AP बराबर BP है, इसलिए अब AP का मान देखो कितना निकला था, AP का मान ये निकल कर आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस का 6xy है और माइनस के 12y है और प्लस के 45 बराबर BP का ये मान अभी निकला, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस के 8y और प्लस के ये 25 है भाई 25। अब देखो दोनों में वर्गमूल लगा है, इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए दोनों पक्षों का दो वर्ग, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये सीधे अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस के 12y प्लस का ये 45 बराबर इधर से भी एक्स स्क्वायर प्लस का
वाई स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस के 8y और प्लस के 20y। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और जो घटे जुड़े उनको जोड़ें घटाएंगे। तो एक्स वाले पद सब यानी अचर पद एक तरफ कर लो, एक्स वाले एक तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6। पहले तो देखो माइनस का 6x लिखा है, माइनस के ये 12y लिखे हैं, है ना। अब ये 6 इधर ले आओ तो ये भी माइनस का 6x आ जाएगा, 8y इधर आएंगे प्लस के 8y आ जाएगा। अब बराबर इधर से 25 और माइनस के 45 आएगा। 6 अच्छा ये 12 यानी माइनस के 12x, 8 में 12 घटा दो तो माइनस का 4y, है ना, बराबर माइनस के 20 बचेगा। अब इससे अगर हम -4 ले लें कॉमन, -4 कॉमन तो अंदर बचेगा 4 हमारे यानी 3x माइनस का y, ओ सॉरी प्लस का y, चूंकि माइनस कॉमन है तो प्लस बदल गया 20, माइनस का माइनस से माइनस भी काटा, 4 कुछ के बटे में भेज दो तो यहाँ से 3x प्लस y बराबर आज 4 कम 4, 4 पंचे 20। वैसे ये आ गया इतना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आशा है समझ में, फिर भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कुछ करिए, मैं इसके लिए आगे और आसानी से अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।